हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देखिए हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश की बुक जो फ्लेमिंगो है। फ्लेमिंगो का जो फर्स्ट चैप्टर है द लास्ट लेसन, वो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं और ये हमारा तीसरा वीडियो है। इससे पहले हमने 2 वीडियोस कंप्लीट कर लिए हैं और इस तीसरे में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे और आगे यहाँ पर क्या कहता है देखिए। चलिए, तो यहाँ पर हमने पढ़ा था जो पिछला लेसन, उसे आगे अपन कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि देन फ्रेंड्स कहता है फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हैमेल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। उसके बाद में वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में पहले तो वो बताते हैं कि भाई आप लोग फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ पाए, इसके लिए आप स्वयं भी दोषी हैं, आपके पेरेंट्स भी दोषी हैं और साथ ही साथ यहाँ पे मिस्टर एम हैमेल अपने आप को भी दोषी मानते हैं और इसका कारण भी बताते हैं सभी क्यों दोषी हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग याद कर लीजिए क्योंकि प्रश्न अगर यहाँ से बन सकता है कि तीनों किस प्रकार दोषी हैं, तो आप लिखेंगे कि पेरेंट्स जो बच्चों को फार्म हाउस पे भेज देते थे काम करने के लिए या फिर जो मिल होती थी वहाँ पे काम करने के लिए भेज देते थे स्कूल भेजने की बजाय। बच्चे स्वयं क्यों दोषी हैं? क्योंकि बच्चे पढ़ने की बजाय नदी पे स्लाइडिंग करने के लिए चले जाते थे और साथ ही साथ जो बर्ड्स के जो एग्स होते थे उनको ढूंढने के लिए चले जाते थे। और मिस्टर एम हैमेल अपने आप को दोषी इसलिए मानते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि मैं तुम्हें पढ़ाने की बजाय मेरे फूलों को पानी देने के लिए भेज दिया करता था, या फिर मैं कभी जब मछली पकड़ने के लिए जाता था तो तुम्हारी छुट्टी कर देता था। उससे आगे फिर कहते हैं, उसके बाद क्या कहते हैं कि एम हैमेल ने, जो कि इनके टीचर हैं लैंग्वेज के, उन्होंने फिर फ्रांस जो भाषा, फ्रांसीसी जो भाषा थी, फ्रेंच लैंग्वेज थी, उस पर बात करना शुरू कर दिया, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। कहते हैं कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है ये दुनिया की सबसे सुंदर भाषा है। ध्यान रखना, यहाँ पे जो फ्रेंच लैंग्वेज को ये वर्ल्ड की सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज बताते हैं। तो क्यों बताते हैं, इसका क्या क्या इसके रीज़न क्या है, तो वो भी ध्यान रखिएगा। एक तो क्या कहते हैं द क्लियरेस्ट, यानी ये दुनिया की सबसे क्लियर भाषा है, सबसे स्पष्ट भाषा है। द मोस्ट लॉजिकल, और ये तार्किक भाषा है। दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल भाषा क्यों है? क्योंकि ये क्लियरेस्ट है, जैसा कि एम हैमेल कहते हैं, और ये लॉजिकल है, तार्किक भाषा है। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट। कहते हैं हमें इस भाषा की रक्षा करनी चाहिए, हमें इसकी सुरक्षा करनी चाहिए, हमें इसे कभी भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison। वहाँ पे एक विशेष बात बताते हैं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को जेल में डाल दिया, मान लीजिए किसी व्यक्ति को क्या कर दिया, अगर उसको किसी व्यक्ति को जेल में डाल दिया जाए या कुछ लोगों को अगर जेल में डाल दिया जाए और वो लोग अपनी मातृभाषा से अगर चिपके हुए हैं, तो ये तो उसी प्रकार हो गया कि किसी व्यक्ति को जेल में डाल करके उस जेल की चाबी उसी व्यक्ति को दे देना, तो फिर तो वो जब मर्जी पड़े तब बाहर निकल सकता है। तो ये कब होता है? जब आप अपनी मातृभाषा से चिपके हुए हैं, जब आप अपनी मातृभाषा को पकड़े हुए हैं, जब आप अपनी मातृभाषा को मजबूती से उससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये मातृभाषा का यहाँ पे इंपॉर्टेंस बता रहे हैं, ध्यान रखना। एक मदर जो टंग होती है उसका क्या महत्व है उसको यहाँ पे शो कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट कहता है देहनी ओपन्ड ग्रामर। अब उसके बाद में फिर यहाँ पे वो पढ़ाना शुरू करते हैं और पढ़ाते हैं ना, तो यहाँ पे देखिए अलग अलग, पहले उन्होंने क्या पढ़ाया, बाद में क्या पढ़ाया, वो सारी चीज़ें क्रम से आपको याद रखना। सबसे पहले उन्होंने क्या पढ़ाया, ग्रामर की बुक खोली एंड रेड अस आवर लेसन, और हमारा जो पाठ था उसे पढ़ करके हमें सुनाया। आई वॉज अमेज्ड, अमेज का मतलब होता है मैं आश्चर्यचकित था, टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। जो ग्रामर का लेसन पढ़ाया, मुझे आश्चर्य है कि वो लेसन मुझे कितना अच्छी तरह से याद हो गया। ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी। आज जो कुछ भी एम हैमेल ने कहा वो मुझे बिल्कुल सिंपल लग रहा था। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। इससे पहले जब पढ़ाते थे तो बोरिंग लगता था, चीज़ें याद नहीं होती थी, लेकिन आज जो कुछ भी पढ़ाया इजीली उसे समझ में आ गया, बिल्कुल सिंपल सा, है ना। सो इजी, बहुत ज़्यादा सिंपल। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली। केयरफुली का मतलब होता है सावधानी से। अब यहाँ पे ये सब कुछ इतना ईजी जो है वो आज क्यों लग रहा था? क्योंकि इसने महसूस किया कि इससे पहले मैंने भी कभी इतनी ध्यानपूर्वक चीज़ों को नहीं पढ़ा था। आज गंभीर होकर पढ़ रहा था। क्यों? क्योंकि आज अंतिम अध्याय था, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। वो उसे पता था कि अब आगे से हम नहीं पढ़ पाएंगे, तो इसे उसने बड़े ध्यानपूर्वक सुना। मतलब यहाँ पे आप भी सोचेंगे कि जब आपको
अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है क्लियरली स्पष्टली, तो उसका कारण यही है कि आपका इंटरेस्ट नहीं है उसमें। अगर आप किसी चीज़ को ध्यानपूर्वक समझते तो निश्चित रूप से आपको ईजी लगेगी, समझ में आ जाएगी। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस। और दूसरी बात ये भी थी कि मिस्टर एम हैमेल ने भी, पेशेंस का मतलब होता है धैर्यपूर्वक, कभी भी इतने धैर्यपूर्वक जितना कि आज पढ़ा रहे थे, इतना धैर्यपूर्वक उन्होंने कभी किसी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया था। एक्सप्लेन का मतलब होता है उसे व्याख्यायित करना, उसकी व्याख्या करना, उसे समझाना। तो आज से पहले उन्होंने भी इतना धैर्यपूर्वक कभी चीज़ों को नहीं समझाया था। तो दोनों तरफ से बातें थी कि वो भी पढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा रुचि ले रहे थे, पढ़ाने में हर चीज़ को बड़े धैर्यपूर्वक समझा रहे थे, और बच्चे भी बड़े धैर्यपूर्वक समझ रहे थे, सुन रहे थे, इसलिए उन्हें समझ में आ रहा था। नेक्स्ट आगे यहाँ पे क्या कहते हैं, it seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew। अब यहाँ पे क्या कहता है, इट सीम्ड का मतलब होता है ऐसा लग रहा था, ऐसा लगा जैसे कि द पुअर मैन, यहाँ पे पुअर मैन एम हैमेल के लिए आया, ध्यान रखिएगा, मिस्टर एम हैमेल। तो मिस्टर एम हैमेल जो थे ना, वो क्या करते, वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। जाने से पहले, वो यहाँ से जाएं उससे पहले, वो चाहते थे कि वो जितना कुछ भी जानते हैं, जो कुछ भी जानते हैं, वो सब कुछ हमें पढ़ा देना चाहते थे। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक। और एक ही झटके में, वन स्ट्रोक का मतलब होता है एक ही बार में सब कुछ जो वो हमारे दिमाग में उड़ेल देना चाहते थे। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। अब ध्यान देखिएगा, सबसे पहला जो इनका लेसन हुआ था वो ग्रामर का हुआ था। टीचर ने ग्रामर हमें पढ़ करके सुनाई, है ना, बच्चे कहते हैं हमें भी इजीली समझ में आ गई, सब कुछ बिल्कुल सिंपल। और दूसरा जो लेसन हुआ वो था राइटिंग से इनका। तो पहले ग्रामर, फिर उसके बाद राइटिंग। द डे एम हैमेल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस। उस दिन एम हैमेल हमारे लिए नई कॉपीज लाए थे, बच्चों के लिए उस दिन क्या किया था, एम हैमेल ने नई कॉपीज लाए थे। रिटन इन ब्यूटीफुल राउंड हैंड। राउंड हैंड का मतलब होता है बड़ी सुंदर राइटिंग में, बड़ी सुंदर हाथों से लिखी हुई लिखावट में लिखा हुआ था। उन कॉपीज पर क्या लिखा हुआ था, फ्रेंच अल्सेस। कॉपी पे बड़ी सुंदर लिखावट में, गोल गोल सुंदर लिखावट में लिखा हुआ था फ्रेंच अल्सेस। They looked like little flags floating everywhere in the school room। ऐसा लग रहा था, ये जो लिखावट थी जो कॉपी पर, वो ऐसी लग रही थी जैसे कि मान लीजिए उस क्लासरूम में चारों तरफ फ्लैग्स मतलब झंडे, छोटे छोटे झंडे, लिटिल फ्लैग्स, फ्लोटिंग का मतलब होता है फहरा रहे हो। ऐसा लग रहा था जैसे छोटे छोटे फ्लैग्स जो है वो फहरा रहे थे एवरीवेयर इन द क्लासरूम। उस कक्ष में चारों तरफ वो जो झंडे फहरा रहे थे। हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क। यानी जो उनकी जो बेंचेस थी, जो डेस्क थी ना, डेस्क के ऊपर ऐसा लग रहा था जैसे मान लीजिए रोड मतलब एक लोहे की छड़ी, और उस छड़ी के ऊपर जैसे झंडा, छोटे छोटे झंडे जो लहराते हैं, तो ये गोल गोल जो लिखावट थी वो ऐसे लग रही थी जैसे किसी रोड के ऊपर छोटे छोटे झंडे हमारी डेस्क पर लहरा रहे हो चारों तरफ पूरे क्लासरूम में। देशभक्ति जागी आज इसमें, तो सारी चीज़ें वो उस देशभक्ति से जोड़ जोड़ करके देख रहा है। नेक्स्ट आगे यहाँ पे क्या कहता है, हाँ, You ought to have seen how everyone set to work। आप देख सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति मतलब प्रत्येक छात्र जो उपस्थित था वो कितना गंभीर रूप से अपने काम पर लगा हुआ था। चूंकि राइटिंग का लेसन चल रहा था अभी, तो सभी लिखने में लगे हुए थे, सब लिख रहे थे, एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं था जो नहीं लिख रहा हो। एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, और बिल्कुल शांतिपूर्वक, बिल्कुल एकदम चुपचाप सभी लिखने में, सब जो है वो मशगूल हैं। The only sound was the scratching of the pens over papers। और यहाँ पर जो कोई आवाज़ अगर आ रही थी तो वो आवाज़ क्या थी, कॉपी के ऊपर जब पेन से लिखते हैं तो वो पेन और कागज़ के घिसने की जो आवाज़ थी, स्क्रैचिंग की जो आवाज़ थी, बस खाली वो आवाज़ आ रही थी। इसके अलावा बिल्कुल क्लासरूम पूरा शांत था। वंस सम बीटल्स फ्लू इन। बीटल्स का मतलब होता है कुछ कीट होते हैं, बीच बीच में कुछ कीट जरूर उस क्लासरूम में जो है वो उड़ के आ जाते थे। बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू दैम। लेकिन किसी ने भी उनकी तरफ भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आज कोई भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहता था। आज सभी जो है वो अपने काम में लगे हुए थे। नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस। यानी जो क्लासरूम का सबसे छोटा से छोटा बच्चा था उसने भी ध्यान नहीं दिया। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स। फिश हुक्स का मतलब होता है जो मछली पकड़ने के जो कांटे होते हैं,
जो मछली पकड़ने का जो कांटा होता है, वहाँ पे उसका जो चित्र बना हुआ था ना मछली पकड़ने के कांटे का, तो वो बच्चा भी बार बार उसके ऊपर पेन चला रहा था, जैसे मान लीजिए वो भी लिखने पर इतना मशगूल हो जैसे कि वही उसका लेसन हो, एज इफ दैट वॉज फ्रेंच टू। ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो। और छत पर जब ये उनका राइटिंग का लेसन चल रहा था उस दौरान छत पर कुछ कबूतर जरूर कभी कभार गुटरगू कर लेते थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और जब कबूतरों की आवाज़ सुनी, फ्रेंच कहता है कि मैंने जब कबूतरों की आवाज़ सुनी तो मैंने अपने आप सोचा, मन ही मन सोचा, विल दे मेक दैम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, क्या वो इन कबूतरों को भी जर्मन भाषा पढ़ने के लिए मजबूर कर देंगे? वो कौन? वो जर्मन जो बर्लिन से जो ऑर्डर आया था, है ना, जो प्रशियन लोग हैं, हम पर तो आदेश थोप दे रहे हैं, पर क्या इन कबूतरों को भी वो जर्मन भाषा पढ़ाएंगे? क्या उनको भी वो जो है मजबूर कर लेंगे कि वो भी इनकी भाषा सीखें? आगे क्या कहता है, वेन एवर आई लुकड अप फ्रॉम माई राइटिंग आई सा एम हैमेल सीटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर। जब मैं लिखते लिखते कभी कभार मैं ऊपर देख रहा था, ऐसे मैंने सामने देखा, तो मैंने देखा, फिर मैं लिख रहा हूँ, फिर कभी जैसे मैंने लिखते लिखते अगर कभी गर्दन ऊपर उठाई तो मैंने देखा कि जो एम हैमेल थे, मैंने एम हैमेल को मोशनलेस मतलब बिना किसी हलचल के, बिल्कुल एकदम शांत चुपचाप बिना हलचल के, मैंने उनको अपनी कुर्सी पे उनकी चेयर पे बैठे हुए देखा था। और क्या कर रहे थे? वो चीज़ों को देख रहे थे, कभी इधर नज़र, कभी इधर नज़र, कभी इधर नज़र, कभी इधर नज़र, ऐसे वो गेजिंग कर रहे थे। गेज का मतलब होता है देखना। फर्स्ट एट वन थिंग, पहले किसी एक चीज़ को, देन एट अनदर, और फिर उसके बाद किसी दूसरी चीज़ को, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little classroom। ऐसा लग रहा था कि मान लीजिए उस छोटे क्लासरूम में जितनी जो चीज़ें जहाँ पड़ी थी ना, वो उसी रूप में सब कुछ अपने दिमाग में बैठा लेना चाहते हो कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है। तो वो सभी चीज़ों को एक एक करके देख रहे थे, जैसे कि वो जहाँ जो चीज़ पड़ी थी वैसे ही वो अपने दिमाग में बिठा लेना चाहते हो। फैंसी। For 40 years he had been there in the same place, क्योंकि पिछले 40 सालों से मिस्टर एम हैमेल इसी स्थान पर रहे थे। ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, एक ही स्थान पर, उसी सेम स्थान पर 40 सालों तक वो रहे थे। विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, जस्ट लाइक दैट। क्या क्या था? उनकी खिड़की से सामने जब देख रहे थे वो, तो सामने उनका छोटा सा गार्डन दिखाई दे रहा था और उनके सामने अपना क्लासरूम था। तो जैसा कि उन्हें दिखाई दे रहा था वैसा सब कुछ वहाँ पर था। Only the desks and benches had been worn smooth. The walnut trees in the garden were taller, and the hopvine that he had planted himself twined about the windows to the roof। अब देखिए क्या था वहाँ पे कि जो टेबल्स थे और जो बेंचेस थे, जो डेस्क और जो बेंचेस थे, वो ज़रूर घिस करके स्मूथ हो गए थे, चिकने हो गए थे। लकड़ी के थे तो लकड़ी की को जितना अपन ज़्यादा यूज़ करते हैं धीरे धीरे घिस करके काफ़ी चिकनी हो जाती हैं, तो ये चिकने हो गए थे। वॉलनट ट्रीज, जो वॉलनट के जो पेड़ थे उनके 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 गार्डन में, वो बहुत लंबे लंबे हो चुके थे। एंड द हॉपवाइन, हॉपवाइन एक प्रकार की बेल होती है, आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ यहाँ पे है तो वो ऐसे लिपट लिपट करके ऊपर चढ़ती है। तो हॉपवाइन की जो बेल थी जिनको उन्होंने खुद ने लगाया था, वो लिपट लिपट करके विंडो से होते हुए छत तक जा पहुंची थी, है ना, विंडो से लिपट लिपट करके ऊपर छत तक जा पहुंची थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल। इन सभी चीज़ों को छोड़ करके जाना कितना दुखदाई था, दिल को तोड़ने वाला था, है ना। ये सारी चीज़ें, गार्डन, हॉपवाइन ट्री, वॉलनट ट्रीज, हॉपवाइन मतलब वो बेल, सामने गार्डन, क्लासरूम में ये सारी चीज़ें, इन सब को छोड़ करके जाना और पिछले 40 सालों से जहाँ पे व्यक्ति रह रहा हो, कितना दुखदाई था। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लिव इट ऑल, पुअर मैन, to hear his sister moving about in the room above, packing their trucks, for they must leave the country next day। और जब क्लासरूम में जो राइटिंग का लेसन जो चल रहा था और एम हेमेल एक एक चीज़ को देख रहे थे, उसी दौरान उनकी जो सिस्टर थी एम हेमेल की, जिस क्लासरूम में बच्चे पढ़ रहे थे उसके ऊपर वाले कमरे में, वो घूम घूम करके अपना सामान पैक कर रही थी। अपने जो संदूक थे, ट्रंक्स का मतलब होता है संदूक, जो पेटियाँ होती है, उसमें वो सामान भर रही थी। क्यों? क्योंकि उन्हें नेक्स्ट डे जो है, नेक्स्ट डे देश छोड़ करके चले जाना था, यहाँ से उन्हें चले जाना था। तो ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में अभी चल रही थी।
हाँ, बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द लास्ट। लेकिन उनमें साहस था, है ना। ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन, टू हियर एवरी लेसन टू द लास्ट। वो किसी भी अध्याय को अंत तक सुनने की क्षमता रखते थे। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री। अब देखिए ये तीसरा लेसन है इनका। सबसे जो पहला लेसन हुआ था वो इनका हुआ था ग्रामर का, ठीक है, वो हुआ था इनका ग्रामर का। दूसरा जो इनका लेसन था वो हुआ था राइटिंग का, ठीक है, और तीसरा जो लेसन है वो है इनका हिस्ट्री का। तो इस तरीके से आप क्रम से याद रखिए, पहले ग्रामर, फिर राइटिंग और फिर हिस्ट्री, और उसके बाद में हिस्ट्री। एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बे बी बो बू। उसके बाद जो छोटे बच्चे थे उन्होंने, चैंटेड का मतलब होता है सुनाना, है ना, बोल करके, छोटे उनकी बाराकड़ी जो थी, उनकी जो बाराकड़ी थी बा बे बी बो बू, उसको गा करके सुनाया। Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles। और जब उस क्लासरूम में पीछे की सीटों पर जो गांव के लोग बैठे थे उसमें जो हॉसर बैठा था, ओल्ड हॉसर, उसने भी क्या किया, ओल्ड हॉसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टेकल्स, जो कि अपने चश्मे, गोगल्स जो है वो पहन करके बैठा था। स्पेक्टेकल्स का मतलब होता है चश्मे। होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, और उसके हाथ में जो प्राइमर था, जो बाल पोती थी, उनको दोनों हाथों में ऐसे पकड़े हुए था, दोनों हाथों में पकड़ करके स्पेल्ड द लेटर्स विथ देम। तो उसने भी बच्चों के साथ में ये लेटर्स को बोल करके वो जो है उसको स्पेल कर रहा था, बोल रहा था बा बे बी बो बू। ओके, यू कुड सी दैट ही, आप देख सकते हैं कि वो भी, कौन, हॉसर, टू वॉज क्राइंग, वो भी रो रहा था, वो भी रो रहा था। एम हेमेल चले जाएंगे कल, है ना, वो भी क्राइंग कर रहा था। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विथ इमोशन, उसकी आवाज़ भावनाओं के साथ कुछ लड़खड़ा रही थी। आपने देखा छोटा बच्चा जब कोई रोता है तो बीच बीच में उसकी आवाज़ जो है वो ट्रेम्बल करती है, दूजती है, कंपन करती है। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई। और उसको देख करके और सुन करके ऐसा लग रहा था कि हम सभी भी उसके साथ रोना चाहते थे, उसके साथ हंसना चाहते थे। मतलब उसको देख करके इतना मजाकिया लग रहा था कि हंसें और रोएं। हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन। कितना अच्छी तरह से मुझे याद हुआ वो अंतिम अध्याय। फ्रेंड्स कह रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे कहता है, ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। उसी दौरान चर्च की घंटी बजी और चर्च की घंटी में 12 बजे का समय बताया गया। देन द एंजलस, उसके बाद में एंजलस जो है वो प्रार्थना की एक प्रकार से मतलब प्रार्थना होती है जो कि किसी निश्चित समय पर होती है। तो 12 बजे पहले तो चर्च में 12 बजे जो घंटी बजती है ना कि भाई 12 बजे का टाइम शो करती है, उसके बाद एंजलस जी प्रार्थना हुई। एंड एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रसियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर अवर विंडो। और उसी दौरान जो प्रसिया के जो सैनिक थे, है ना, प्रसियन सोल्जर जो वहाँ पे ड्रिलिंग कर रहे थे, मतलब अपना अभ्यास कर रहे थे, तो वो भी अपना ट्रम्पेट्स का मतलब होता है जो वाद्य यंत्र होते हैं, है ना, जोर से जब बजाते हैं वो अपना अभ्यास करते हैं। तो उसी मोमेंट, उसी दौरान जब चर्च की घंटी बजी, एंजेलस हुआ, उसी दौरान जो है वो उनके प्रसियन सोल्जर्स के जो ट्रम्पेट्स थे वो भी हमें सुनाई दिए। रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल मतलब वो भी अपने अभ्यास से वापस लौट रहे थे। साउंडेड अंडर आवर विंडोज, तो हमारे क्लासरूम की जो विंडो थी उसके नीचे हमें सुनाई दिए। एम हैमेल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर, आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल। एम हैमेल अपनी कुर्सी से खड़े हुए, वेरी पेल, पेल का मतलब ऐसे तो पीला होता है, पेल का मतलब पीला होता है, बट यहाँ पर पेल का मतलब होता है उदास, ठीक है ना। यहाँ पर जो है वो उस दिन काफ़ी उदास थे, बहुत दुखी थे। एम हैमेल अपनी कुर्सी से खड़े हुए, बहुत ही दुखी। एंड आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल, लेकिन आत्मविश्वास भी बड़ा था उनमें, है ना। उदास तो थे लेकिन बड़े दृढ़ निश्चयी थे, बड़े आत्मविश्वासी थे। माई फ्रेंड्स सेड ही, एम हेमेल ने कहा, मेरे मित्रों। बट समथिंग चौकड हिम, चौक का मतलब होता है अवरुद्ध कर देना। इतना तो कहा माय फ्रेंड्स, लेकिन उसके बाद किसी चीज़ ने उनको रोक दिया, मतलब रुआं से हो गए, है ना, गले में आंसू आ गए। इन सब चीज़ों को छोड़ के जाना, इतने समय से एक देश सेवा करना, उसके बाद अचानक आदेश आता है निकल जाना, फिर वो आगे बोल नहीं पाए, मतलब उनका गला भर गया। ही कुड नॉट गो ऑन, आगे वो बोल नहीं सके। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, उसके बाद जब वो बोल नहीं सके तो वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े, घूमे। टूक अ पीस ऑफ चौक,
चौक का एक टुकड़ा उठाया, एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, और पूरी हिम्मत जुटा करके, है ना, माइट का मतलब होता है ताकत, शक्ति जुटा करके, ही रॉट एज लार्ज एज ही कुड, जितना बड़ा वो लिख सकते थे, मतलब बोर्ड पे समा जाए ना, ब्लैक बोर्ड पे समा सके और जितना बड़ा वो लिख सके उतना बड़ा उन्होंने लिखा। क्या लिखा? उतना बड़ा उन्होंने लिखा। क्या? वीव ला फ्रेंच, फ्रांस जिंदाबाद। क्या लिखा उन्होंने? वीव ला फ्रेंच, फ्रांस जिंदाबाद। किस पे लिखा? वो जो बोर्ड था ना पूरा ब्लैक बोर्ड, उस पे इन्होंने जितना बड़ा वो लिख सकते थे इतना बड़ा लिख दिया। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, उसके बाद वो झुके और उन्होंने अपना सिर दीवार के सारे ऐसे अटका दिया, है ना, ऐसे वो उन्होंने अपना सिर दीवार से सटा दिया झुक करके। एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड अ जेस्चर टू आस विथ हिज हैंड, और उसके बाद में बिना एक शब्द बोले उन्होंने हमारी तरफ हाथों से इशारा किया। क्या किया? है ना, ऐसे हाथों से इशारा किया, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, स्कूल आज का पूरा हो गया, आप जा सकते हैं। तो इसी के साथ अपना ये लेसन हुआ कंप्लीट। हमने इस लेसन को 3 छोटे छोटे भागों में अलग अलग वीडियोस में बना करके पढ़ा है। मैं इसको कंबाइन करके भी एक वीडियो बना करके डाल दूंगा। चैप्टर कंप्लीट हुआ है, इसके बाद में अपन करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। ध्यान दीजिएगा, हम इसके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स जो है वो करने वाले हैं, और इसके बाद में जो है ना, इसके बाद में हम करेंगे इनके एमसीक्यूज यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं, बहुविकल्पात्मक जो प्रश्न होते हैं, वो भी अपन इसमें करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद में हम इसकी समरी भी देखेंगे, क्योंकि ये तो अपने डिटेल वीडियो पढ़ लिया है, और एक समरी, एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे जिसमें एक समरी, इसकी सारांश पूरा का पूरा हम एक साथ, ताकि आपको ईजिली पूरा एक बार उसका रिविजन हो जाए, तो वो भी अपन इसमें करने वाले हैं। और ये सारी चीज़ें अगर आप एक जगह प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा ऐप है एजुकेशन राइज नाम से प्ले स्टोर पर हमारा ऐप है। ठीक है ना, एजुकेशन राइज, RISE। तो आप प्ले स्टोर पर जाके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, PDF में आपको लेसन मिलेगा, नोट्स मिलेंगे, और वहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे, MCQs मिलेंगे, ऑनलाइन टेस्ट देने की सुविधा मिलेगी, सब कुछ मिलेगा वहाँ पे। जो मॉडल पेपर्स रहेंगे वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, और कंप्लीट सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं आपके, लेसन्स और प्रोज, पोइट्री, ग्रामर, सब कुछ वहाँ पे मिलेगा। इंग्लिश के अलावा वहाँ पे हिंदी कंपलसरी, हिंदी साहित्य, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, ये सब्जेक्ट भी क्लास 12 के लिए हमने वहाँ पे अवेलेबल कराए हैं, तो वो सारे सब्जेक्ट भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। कैसा लगा ये वीडियो आपको? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरीके से हमारे साथ लगातार बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।